Hey guys, a very good evening to all of you. Let's start our new lecture where we will discuss about angle of repose. What is angle of repose and different questions related to law of motion and equilibrium state. So in this topic, first of all, we have to know what is angle of repose. Okay, if you will define it, it will be like this. It is the angle that an inclined plane makes with horizontal when a body placed on it is in limiting equilibrium. ओके तो यहाँ पर ये नेसेसरी है कि दिस बॉडी मस्ट बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर ये बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि ये जो अल्फा है, जो हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है, ये अल्फा, दैट विल बी एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से कोई ब्लॉक है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको यहाँ पर इंक्लाइंड दिख रहा है इस प्लेन पर, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेंगे वो कैसे हम उसको लिखेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉक है तो यहाँ पर इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा वो पर इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, लेकिन इस इंक्लाइंड प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी mg cos अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ से तो ये जो अल्फ़ा है यहाँ भी ये अल्फ़ा मिलेगा आपको। अगर ये अल्फ़ा है तो mg cos अल्फ़ा कंपोनेंट हो जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस mg का, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा mg sin अल्फ़ा। और इसके थ्रू जो mg cos अल्फ़ा है, इसके थ्रू एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा इस ब्लॉक पर जो कि कैपिटल N होगा। तो कैपिटल N इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos अल्फ़ा, जो इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा जो कि F लिमिटिंग फोर्स से बैलेंस होगा क्या, mg sin अल्फ़ा। इसके थ्रू हम बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो mg sin अल्फ़ा इस तरफ एक्ट कर रहा है जो कि एक फोर्स है ड्यू टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक, एंड F लिमिटिंग F लिमिटिंग फोर्स यानी कि अगर ये स्टेटिक पोजीशन में है, ठीक है, जो इसका स्टेट है दैट इज़ इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो इस केस में जो F लिमिटिंग होगा वो इक्वल होगा mg sin अल्फ़ा के, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास F लिमिटिंग अपॉन n मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा tan अल्फ़ा, जबकि हमें पता है कि म्यू एस किसके इक्वल होता है, F लिमिटिंग अपॉन n। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एस एन, ये आपको पता है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इक्वल होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन के। अब यहाँ से हम म्यू एस फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि F लिमिटिंग अपॉन n की इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि tan अल्फ़ा म्यू एस की इक्वल है। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं म्यू एस। तो आप यहाँ देख रहे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की इक्वल है tan अल्फ़ा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा, और ये लैम्डा बोलेंगे दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। ये कब होगा, ये तभी पॉसिबल है जब ये ब्लॉक, जो हमारे पास ब्लॉक है, दिस विल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो आपके पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मे बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ in the comment section below. I will discuss it in the last of this video. So let's do another concept which is called as rolling friction. After that we will discuss questions. So rolling friction, what is rolling friction? You know that if you have a body which is moving in a rolling motion, okay, so in this situation the frictional force which is acting between this body surface as well as ground is called as rolling friction. Okay, so you can see here आपके पास में कुछ इस तरीके से एक मान लो पहिया है, व्हील है। अब ये व्हील रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है, अपनी एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसके अबाउट भी ये रोल कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक P फोर्स यानी कि जो इसको ड्राइव कर रहा है, P फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है इसके सेंटर पर, और W एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम सेंटर। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर
इसके पूरे बॉडी का जो रिएक्शन है वो मिलेगा। तो नॉर्मल इस तरफ एक्ट करेगा। तो अगर हम मान लें कि W और इस नॉर्मल के बीच जो एंगल है दैट इज़ फाई, तो साइन फाई का वैल्यू मिल जाएगा A/R। ए क्या है? ए इनके बीच का डिस्टेंस है और आर जो है वो रेडियस है। तो A/R मिल जाएगा साइन फाई, और रोलिंग रेजिस्टेंस मिल जाएगा F=P, और P किसके इक्वल होगा? आप देख रहे हो N इस तरफ है, तो जो हमारे पास P कंपोनेंट होगा उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? वो मिलेगा N साइन फाई। N साइन फाई कैसे मिलेगा? आप देख सकते हो कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाई यहाँ से N कॉस फाई मिलेगा, और यहाँ से N साइन फाई मिलेगा। तो N साइन फाई ही बैलेंस करेगा P को, और W को बैलेंस करेगा N कॉस फाई। तो यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू A/R है। अगर हमें पता है कि A/R कितना है, तो हम पता कर सकते हैं कि F कितना होगा, रोलिंग रेजिस्टेंस। तो मैंने रोलिंग फ्रिक्शन के लिए आपको बताया। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड यू हैव टू यूज दीज concepts in your questions. So let's start our first question of daily MCQ. So number one is find the maximum compression in the spring if the lower block is shifted to rightwards with acceleration A. All the surfaces are smooth. मतलब कि यहाँ पर जो ब्लॉक है ये तो इसमें रेस्ट पे है, लेकिन जो डाउनवर्ड ये आपको दिख रहा है एक ब्लॉक, ठीक है, इसके नीचे, तो below this block you will get one acceleration which is equal to small a. Now we have to find out what will be the maximum compression. We have to find out maximum compression in the spring which is equal to x. Consider, okay, so we have to find out x. You can see that here your overall system is moving from, right? If it is moving, then we have to use what? Pseudo force. Alright, so as you can see that F=mg/2 is in this direction, and now you can see there is two component of acceleration. तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ax और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका ay, राइट। तो इस तरीके से हमें पता करना होगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दो ब्लॉक है और दोनों का अलग अलग मास स्मॉल m है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो जो ओवरऑल फोर्स लगेगा इस mg/2 की वजह से इस ओवरऑल ब्लॉक पर लगेगा कितना? 2m इंटू ax, राइट। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? mg/2 के, क्योंकि वो भी हॉरिजॉन्टल में है। mg/2 इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 2max। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर केवल एक ब्लॉक मूव कर रहा है, तो वो हो जाएगा स्मॉल m। तो स्मॉल m की वजह से हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा वो मिल जाएगा mg/2। अब टेंशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जितना टेंशन इसमें होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो T इक्वल्स टू mg/2, और वो इक्वल हो जाएगा वर्टिकल फोर्स के। तो वर्टिकल फोर्स कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा MAY। सो इक्वेशन सेकेंड। तो दो हमारे पास इक्वेशंस मिले हैं। तो जो हमारे पास AY मिला है ये ब्लॉक A के लिए है केवल, ठीक है। तो ओवरऑल सिस्टम के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट है। सो वी गॉट two equations and we have to calculate two unknowns ax as well as ay। तो बताओ यहाँ से जो हमारे पास ax मिलेगा वो कितना मिलेगा? ax will be, you can cancel out, तो g/4 के इक्वल मिल जाएगा। और जो ay मिलेगा दैट विल इक्वल्स टू g/2। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मिल गए। अब हमें निकालना है कि ओवरऑल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ax² / ay²। तो इसका दोनों का स्क्वायर करके यू हैव टू ऐड देम। तो यू विल गेट व्हाट? फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू गेट दिस इज टू, सो यू आर गोइंग टू गेट g² कॉमन हो जाएगा, तो g बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या मिलेगा? इट इज़ गोइंग टू बी 1/16 प्लस 1/4। तो यहाँ से हम g रूट में 16 1/16 है और 1/4 है, एलसीएम लोगे तो 16 आएगा। 1 प्लस में 4 मिलेगा अपॉन 16 मिल जाएगा। तो g/4 इंटू रूट में 5, तो रूट में 5 इंटू g।
g/4. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Alright, so next question is this one. So you have to find out what will be the acceleration on this block if both are same mass. Okay, both having same mass small m. You have to find out what will be acceleration as well as in t equals to 1 second what will be distance covered by the block. Okay, so distance covered आपको बताना है मीटर में. So this is the problem for you. You have to solve by yourself and you have to comment answer in the comment section. In the figure of mass of the block m equals to 1 kilogram, mu equals to 0.5 and sin theta equals to 3/5. The acceleration of the block if f equals to 10 न्यूटन. अगर f का वैल्यू 10 न्यूटन है तो बताओ हॉरिजॉन्टल में कितना होगा. f cos थीटा, थीटा कितना है आई डोंट नो, तो f cos थीटा होगा और उसके बाद यहाँ पर f sin थीटा हो जाएगा. राइट, तो f cos थीटा जितना एक्ट कर रहा है उतना ही इस पर एक्ट होगा. तो f cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा ma. तो m कितना है, m का वैल्यू है 1, एक्सलेशन में पता करना है और f का वैल्यू है 10. cos थीटा में पता नहीं है, sin थीटा पता है, तो cos थीटा हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा आपको पता है 9/25. सो 9/25 अगर आप कर रहे हो तो इसका वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बी 4/5 cos थीटा का वैल्यू. तो cos थीटा 4/5 मिला, आपको पुट करना है यहाँ वैल्यू, तो मिल जाएगा 8a. ओके, तो एक्सलेशन मिल जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसको. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मे बी adequately described by classical physics. So you have to tell about this. So option first is motion of a cricket ball. Option second is motion of a dust particle. Motion of electron is an atom. It should be is in atom. ऑप्शन डी इज अ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. देखो ये दोनों क्वांटम फिजिक्स के अंदर आते हैं. ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस दोनों क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए जाते हैं. लेकिन ये दोनों क्रिकेट बॉल, मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल बोथ आर करेक्ट फॉर द क्वेश्चन. सो दिस इज MSQ टाइप क्वेश्चन. ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रहा है, प्लीज़ अप्रिशिएट दिस एंड फॉर दैट you have to like this video as well as share and subscribe this channel. Thank you for watching this video. We will meet again in the next lecture.